फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। जल्दी से मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप सभी लोगों को अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, जिससे आप लोग अच्छा करो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करें। फटाफट मुझे बताइए। और देखिए आज दिन भी कितना बढ़िया है। आज बसंत पंचमी से हम लोग रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करें। फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। और 1 मिनट के लिए प्रेयर कर लो। आप तो आंख बंद करके, आप जिसको मानते हो, आप जिस रिलीजन को मानते हो, आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप 1 मिनट करके बस आंख बंद करके प्रेयर करिए। और प्रेयर बहुत सिंपल सी है। आप उनको धन्यवाद करिए। ठीक है, आप उनको धन्यवाद करिए। देखो होता क्या है, हम लोग कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते रहते हैं। हम कभी ये बोलते ही नहीं है कि हमको क्या जो मिला उसके लिए कभी धन्यवाद भी करना होता है। यही सबसे बड़ी प्रेयर होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आंख बंद करके आप धन्यवाद करिए कि आपको इस लाइफ में कुछ ना कुछ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, आपके भाई बहन अच्छे होंगे, कोई ना कोई बहुत अच्छा होगा ऐसी चीज। तो आप धन्यवाद करिए। आप बस धन्यवाद करिए। सिंपल सी चीज है। आप बोलिए ऊपर वाले को कि मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अब अपने इस रिवीजन की शुरुआत करता हूं। स्टार्ट करें? चलिए जरा स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मुझे बताइए जरा, हमने किसकी बात करी थी? ग्रीगर जॉन मेंडल की। किसकी बात करी थी? ग्रीगर जॉन मेंडल की। कितने साल उन्होंने काम किया था? मेरी तरफ ध्यान देना। रफ कॉपी निकाल लो, अपने नोट्स मत देखना। रफ कॉपी और पेन को निकाल लो और रफ कॉपी और पेन से जो मैं बोलूं उसको जल्दी जल्दी बस लिखना। समझ में आ गया? चैप्टर फिनिश करेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने 7 साल 7 कैरेक्टर पे काम किया। कितने साल काम किया? 7 साल 7 कैरेक्टर पर उन्होंने क्या किया? काम किया। वो 7 साल कौन कौन से थे? 1856 से लेके 1863 तक। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर किया। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर किया। अब मुझे बताओ जरा, इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है जो आसानी से गार्डन में ग्रो कर सकता है। दूसरा, आप मुझे बताइए जरा, इसकी क्या है? इसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल है। कैसी लाइफ साइकिल है? बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल है, 3 से 4 मंथ की। तीसरा, आप मुझे बताओ, इसमें क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर है। जो टॉल है वो कंप्लीटली टॉल है, जो डॉर्फ है वो बिल्कुल डॉर्फ है। बात समझ में आ गया? जो टॉल है वो बिल्कुल टॉल है, जो राउंड है वो क्लियरली राउंड है, जो रिंकल्ड है वो क्लियरली रिंकल्ड है, जो फुल है वो कंप्लीटली फुल है, जो आप मुझे बताओ जरा कंस्ट्रिक्टेड है वो कंप्लीटली कंस्ट्रिक्टेड है। क्लियर हो गया? जो पर्पल है वो कंप्लीटली है, जो व्हाइट है वो कंप्लीट है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है। आप जानते हो इसमें बर्ड पॉलिनेशन होता है और बर्ड पॉलिनेशन होने की वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। दूसरा, आप मुझे बताओ, इसका क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? आप जानते हो, सबसे पहले इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन। हम उसको रिमूव कर देंगे। किसके मैच्योरेशन से पहले? फीमेल पार्ट के मैच्योरेशन से पहले हम उसको रिमूव कर देंगे। अब हम उसको कवर कर देंगे जिससे कि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो सके। अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हम इसको बटर पेपर को हटाएंगे, हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे और फिर से कवर कर देंगे। क्योंकि जो दूसरे पॉलन ग्रेन होते हैं, इवन दूसरी स्पीसीज के, वो क्या करते हैं? फर्टिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन वो इसके एंडोस्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। समझ में आ गया? जिससे ग्रोथ कम हो जाती है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसको ऐसा करेंगे, इजीली ऑब्टेन प्योर लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर लाइन? मुझे जरा जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर लाइन? प्योर लाइन का मतलब होता है जिसको बार 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 सेल्फिंग कराते जाओ तब भी वो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोल देते हैं प्योर लाइन। मेंडल ने कितने प्योर लाइन को सिलेक्ट किया था? 14। कितने को सिलेक्ट किया था? 14 को सिलेक्ट किया था मेंडल ने। क्लियर हो गया? सिंगल हाइब्रिडाइजेशन कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए
यदि एक क्रॉस कराने से यदि एक मटर का दाना बनेगा तो हम बोल सकते हैं यार कोई गलती हो सकती है, कोई एरर हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताना, यदि एक पेड़ में, एक प्लांट में मान लो 50 उसकी पल्लियां लगी हुई है और 50 की 50 में सेम कैरेक्टर है, तो क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलिए जरा अब मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। तो मुझे बताओ, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी फीचर, और ट्रेट का मतलब क्या होता है? उसका टाइप ऑफ कैरेक्टर। क्या हो जाता है? टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। क्लियर हो गया? टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट बन जाएगा। जैसे हमने प्लांट हाइट को कैरेक्टर बोला, तो टॉल और डॉर्फ क्या हो जाएंगे? ट्रेट। मेरे साथ बोलो, टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। याद रखना, ये सभी ट्रेट कैरेक्टर हैं। ये टॉल कैरेक्टर है, ये डॉर्फ कैरेक्टर है। क्लियर हो गया? ये उसके टाइप हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है? कार्बन है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप मुझे बताना, वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? सीड से जुड़े हुए 2, सीड कलर सीड से, पोड कलर पोड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। लिखो इसको एक बार, सीड कलर सीड शेप, सीड कलर सीड से, पॉड कलर पोड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। बोलो जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? सीड कलर सीड शेप, पोड कलर पोड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। सीड कलर सीड शेप, पोड कलर पोड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। और क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? प्लांट हाइट। अब देखो इसके ट्रेट, येलो ग्रीन, ये सब इसके क्या हो गए? ट्रेट हो गए, जो आपको अच्छे से याद है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं जीन और एलील की, तो डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट, बोले जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर आता है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर आता है, उसको हम जीन बोल देते हैं। और इसी जीन के टाइप को हम क्या बोल देते हैं? एलील। तो सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, ये क्या कहलाएंगे? एलील। सेम जीन के अलग अलग फॉर्म क्या कहलाएंगे आप मुझे बताइए? एलील। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ द सेम जीन, वेरिएंट्स ऑफ जीन, इसको हम क्या बोल देंगे? एलील। जैसे कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट जीन। आप मुझे बताओ जरा, तो यहां पर आप देखना, इसको एलोट्रॉफ बोल देते हैं। ऐसे ही जीन के एलीलोमॉर्फ बोल देते हैं। तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी एलील, कैपिटल आर स्मॉल आर एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए एलील बन जाएगा। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन और फैक्टर, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। तो आप मुझे बताना, कैरेक्टर के टाइप है ट्रेट, जीन के टाइप है एलील। तो इसके टाइप ये है, इसके टाइप ये है, इसको कंट्रोल ये कर रहा है, तो इसको कंट्रोल इसका टाइप करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताना जरा, मैंने आपको बात करी थी, जल्दी जल्दी समझना, जल्दी जल्दी समझना। क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्म से कितने क्रोमोसोम आ गए? 23। आप मुझे बताओ जरा, ओवम से भी कितने क्रोमोसोम आ गए? 23। जब हमने देखा कि इसका क्रोमोसोम नंबर 1, इसका क्रोमोसोम नंबर 1, पप्पा की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम 1, मम्मा की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम 1, दे आर होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? इनमें जीन की लोकेशन सेम है, इनमें जीन्स की लोकेशन क्या है? सेम है, या इनकी सेम लोकेशन को देखा जाए तो वो जो प्रेजेंट है वो सभी क्या है? एक ही जीन के एलील है। क्लियर हो गया? तो जीन फॉर आई कलर देखना, पेरेंटल 1 एंड मैटरनल, पैटर्नल 1 एंड मैटरनल 1, सेम लोकेशन ऑफ जीन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इनको क्या बोलेंगे? होमोलोगस। तो आप मुझे बताओ, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21 इज होमोलोगस टू मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 21। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? और मुझे बताओ, जो ये उम्मीद सीरीज है, इसको उससे स्टार्ट कर लें, सेल साइकिल से स्टार्ट कर लें। क्लियर हो गया? सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बढ़िया जोरदार तरीके से सेल साइकिल से स्टार्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपको उसकी वो भी भेज दूंगा। क्लियर है? इस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी डिस्कशन आजकल में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का हम लोग स्टार्ट कर लें, तो पहला लेक्चर हमारा किसका रहेगा? सेल साइकिल का रहेगा। समझ में आ गया? आई थिंक जो है वो 20th को लेक्चर रहेगा, 20th को मतलब अपकमिंग जो ट्यूसडे है उसको रहेगा। तो हम लोग सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, और बढ़िया से आप लोग जो है उसको अटेंड करते जाना। और पहले आप बैठ के डिसाइड कर लेना, पहले आप ये बैठ के डिसाइड कर लेना कि आपको कौन कौन से चैप्टर के आपको अटेंड करने हैं। समझ में आ गया? तो जिससे आपकी रेगुलर क्लास और उसमें एक बैलेंस रहे। समझ में आ गया? तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ 1 क्या है? होमोलोगस। तो यहां पर देखना, जिस जगह पर जीन्स प्रेजेंट है, जिस जगह पर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? लोकस। उसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताना जरा? लोकस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा?
लोकस बोलेंगे, लोकस लोकस लोकस। अब यदि इन लोकस पर, लोकस मतलब लोकेशन, यदि इस लोकस पर सेम एलील है तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस, और यदि अलग अलग एलील है सेम जीन के तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये देखो जरा, आप देखना इस लोकस पर, इफ लोकस हैज सेम एलील होमोजाइगस, if locus has different allele it is called as heterozygous, if locus has same allele it is called as homozygous, if locus has different allele it is called as एक बच्चा पूछ रहा है हम दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, समझ में आ गया, बिल्कुल आप कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि इसके आज की क्लास के बाद हम सीधे किस में मिलेंगे, हमारी उम्मीद वाली क्लास होगी, उसके बाद में फिर हमारी जो रेगुलर क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वही रहेगी। तो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से इंफॉर्म कर दिया कि आप उसको मिस मत करना, समझ में आ गया। तो अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल उसको अटेंड कर सकते हो, क्लियर है, आगे आ जाइए। ये समझ में आया, एक बार डायग्राम बनाओ। ये दोनों होमोलोगस हैं क्योंकि इनके लोगस सेम है, कैपिटल टी होमोजाइगस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर होमोजाइगस हैं, क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब मुझे बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई होमोजाइगस, कैपिटल ए होमोजाइगस, कैपिटल बी होमोजाइगस। तो आप देखो जरा, एक होमोलोगस में आप देखना वन होमोलोगस पेयर कंटेन मैनी होमोलोगस, ये देखो होमोलोगस कितने सारे हैं और होमोजाइगस कितने सारे और हेट्रोजाइगस कितने सारे हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि एक होमोलोगस के अंदर होमोजाइगस भी होते हैं, हेट्रोजाइगस भी होते हैं। जाइगस का मतलब एलील, जाइगस का मतलब सेम टाइप के एलील का होना, सेम टाइप के गैमीट्स का होना, क्लियर हो गया, बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1, इसमें से कौन सा क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए बिल्कुल करेक्ट है, हो गया। आप मुझे बताओ जरा, कंटेन 2968 होमोजाइगस पेयर, होमोलोगस पेयर, कंटेन 2968 लोकस ऑफ सेम जीन, कंटेन 2968 लोकस ऑफ वेरियस जीन। तो कौन सा इसमें सही है, बताइए जरा, इसमें कौन सा सही है। 2968 लोकस प्रेजेंट है, वो लोकस में से कुछ लोकस होमोजाइगस हो सकते हैं, कुछ हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, समझ में आ गया, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, वन लोकस कंटेन मैक्सिमम 2 एलील, एक लोकस में मैक्सिमम कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील होते हैं। एक बार जरा सभी मेरे साथ में बोलो, वन लोकस हैज मैक्सिमम हाउ मेनी एलील्स, 2। देखो जीन के मैक्सिमम 2 फॉर्म अभी हमने देखे, 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं मल्टीपल एलील, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, क्लियर हो गया, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक पेयर पर हमेशा मैक्सिमम 2 ही होंगे। तो ये सभी को क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, ध्यान से देखना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, क्लियर हो गया। होमोजाइगस जो है, देखो सेम एलील है तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस सेम गैमीट बनाते हैं, हेट्रोजाइगस डिफरेंट गैमीट्स बनाते हैं। होमोजाइगस सेम गैमीट बनाते हैं, हेट्रोजाइगस डिफरेंट गैमीट्स बनाते हैं। इतना सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, देखो होमोजाइगस सेम गैमीट, हेट्रोजाइगस डिफरेंट गैमीट्स, तो होमोजाइगस फॉर्म वन टाइप ऑफ गैमीट, हेट्रोजाइगस विल फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ गैमीट, ये एक से ज्यादा टाइप के गैमीट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं आप मुझे बताइए जरा, एक से ज्यादा टाइप के गैमीट्स बनाते हैं। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब देखो डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, बहुत ही सिंपल सा है। हमने क्या किया, टॉल प्लांट को लिया, हमने एक डॉर्फ प्लांट को लिया, हमने टॉल प्लांट को क्रॉस करा दिया किससे, डॉर्फ प्लांट से। जब डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या किया, इसका ये सेल पॉलिनेट ना कर जाए तो इसका इमैस्कुलेशन कर दिया। इमैस्कुलेशन करने के बाद में क्या कर दिया, इसको बैगिंग कर दी। बैगिंग करने के बाद में जब ये मैच्योर हो गया तो इसको डी बैगिंग कर दिया। अब फिर क्या कर दिया, एक टॉल वाले को लाके यहां पर ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, डस्टिंग कर दी इसकी, क्लियर है। अब इसको वापस कवर कर दिया।
तो यहां पर आप देखना ऐसा सभी ओवेरी के साथ कर दिया और फर्टिलाइज होने के बाद ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये देखो फ्रूट में बदल गई, किस में बदल गई, फ्रूट में बदल, और इसके अंदर आप ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया आप मुझे बताइए जरा, सीड में कन्वर्ट हो गया। अब इन सभी सीड को हमने जमीन में लगा दिया, तो अब जो ये बच्चे पैदा होंगे ये F1 कहलाएंगे। और F1 में आप मुझे बताओ कितने टॉल मिले, 5, 10 में से 5, 7, 9, 10, कितने टॉल मिले बताओ जरा जल्दी से, कितने टॉल मिले। यहां पर आप देखना, मान लो यहां पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, मैं यहां पर 12 सीड को लगा रहा हूं, तो 12 सीड में से कितने टॉल मिले, 5, 8, 10, 12, कितने मिले आप मुझे बताइए जरा, कितने मिले आप मुझे बताइए जरा, 12 मिले। यहां पर कितने मिले, 12 मिले। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो 12 यहां पर मिले, कितने मिले आप मुझे बताइए जरा, 12 यहां पर मिले। क्लियर हो गया। तो ये 12 के 12 टॉल हैं, इसका मतलब टॉल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन डॉर्फ एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलिए जरा, उसको रिसेसिव बोल देते हैं। क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट। क्लियर हो गया, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। नॉन एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इजीएस्ट चैप्टर है ये, समझ में आ गया, सबसे आसान चैप्टर है ये। क्लियर हो गया। लेकिन कब, जब आपको समझ में आया है, और यदि समझ में नहीं आया है तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है। अब आप आगे आ जाइए। सीड कलर सीड शेप, पोड कलर पोड शेप। ध्यान से देखना, सीड कलर सीड शेप, यहां पोड कलर हमने ले लिया। मैंने आपको क्या बोला, येलो को ग्रीन से क्रॉस कराया, सारे येलो मिले। राउंड को रिंकल से क्रॉस कराया, सारे राउंड मिले। ग्रीन को येलो से कराया, सारे ग्रीन मिले। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, येलो। यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, ग्रीन। तो येलो को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, रिसेसिव को ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल से। यहां सारे मिले राउंड, तो राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। क्लियर हो गया। ग्रीन पॉड आप मुझे बताना, और येलो पॉड, सारे ग्रीन मिले तो ग्रीन पॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर और येलो पॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। इसी तरीके से मैंने आपको बाकी कैरेक्टर्स बताए हुए सभी को बन जाएगा। अब देखना, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर। चलो इसको मैं बता देता हूं, लिख के बता देता हूं। यहां पर आप देखना, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया टॉल, हमने क्रॉस कराया किसके साथ में, डॉर्फ के साथ में क्रॉस कराया। क्लियर हो गया। मैंने क्या बोल दिया, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल से। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए दोनों यहां पर कंबाइन हो गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब मुझे बताना जरा, यहां पर सिंगल है लेकिन ये बच्चा डबल हो गया। तो पहले आप मुझे बताओ, ये एन था, ये कैसा था, एन था। अब यहां पर ये 2n हो गया, तो प्लॉइडी ही चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, प्लॉइडी चेंज हो गई। और क्योंकि यहां पर आप मुझे बताना जरा, प्लॉइडी चेंज हो गई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा। टॉल को हम क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ में, डॉर्फ के साथ में। किसके साथ में क्रॉस करा रहे हैं हम, डॉर्फ के साथ में क्रॉस करा रहे हैं। आप मुझे बताना जरा, कैपिटल टी यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। क्लियर हो गया। मुझे बताओ जरा, अब ये किस में प्रेजेंट होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे, पेयर में, जिससे कि ये अलग अलग हो सकते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां पर भी आप मुझे बताइए कैसे हो सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब ये दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे बताना जरा, यहां पर भी ये किससे बने हुए थे, डबल से। यहां पर भी आप देखिए 2n थे, यहां पर भी ये 2n थे, और इनके बच्चे भी कैसे हो गए, 2n हो गए। तो प्लॉइडी लेवल बैलेंस हो गई। अब इससे हम क्या बना लेते हैं, देखो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, दीज फैक्टर अकर्स इन अ पेयर, दीज फैक्टर्स अकर इन अ पेयर, इन अ डिसिमिलर पेयर। इस डिसिमिलर पेयर में, इस डिसिमिलर पेयर में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स।
अब दूसरा आप मुझे बताओ जरा, फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा आप मुझे बताओ जरा, एक्सप्रेसिंग इन डिसिमिलर, एक्सप्रेसिंग इन डिसिमिलर, एक्सप्रेसिंग इन डिसिमिलर, डिसिमिलर में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोल देंगे? डोमिनेंट। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस बन जाएगा। ये देखिए जरा, मैंने आपको सब बता दिया, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। अब मुझे बताओ जरा, हम क्या कर रहे हैं? ये देखो जरा, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर इन अ पेयर। मैंने आपको क्या बोला था? यदि होमोजाइगस है तो एक टाइप के बनाएगा, होमोजाइगस है तो एक टाइप के बनाएगा। बना दिया इसने। अब हमने इसकी क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी, बड पॉलिनेशन हो जाने दिया। हेट्रोजाइगस है तो दो टाइप के बनाएगा, हेट्रोजाइगस है तो दो टाइप के बनाएगा। अब देखो जरा, जो लेफ्ट में है उसको यहां लिख दो, जो राइट में है उसको यहां लिख दो। हमेशा याद रखना इस चीज को, हमेशा याद रखना, ये आपको यूनिवर्सल रखना है कि जो यहां पर है उनको आप यहां पर बनाओगे। क्लियर हो गया? जो यहां पर है आप उनको यहां पर बनाओगे। समझ में आ गया? अब जब हमने कंबाइन करा लिया तो ये जो हमने बनाया हुआ है, दिस इज द पनेट स्क्वायर। इसके बारे में सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने बताया था। और ये क्या बताता है? पॉसिबल गैमेटिक कॉम्बिनेशन, गैमेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। याद रखना, फिनोटाइप क्या होगा ये तो उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। ये किसके बारे में बताता है? ये जीनोटाइप के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। अब मुझे बताओ जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? फटाफट आप मुझे बताइए। क्लियर हो गया? जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। हम किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक मेकअप। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, जेनेटिक मेकअप और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसी को हम क्या बोल देते हैं? जीनोटाइप। और उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट, जैसे आज 14 फेब है, कुछ लोगों को अलग इफेक्ट हो रहा होगा, तो वो जो इफेक्ट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। और 14 फेब जो है ना, ये 14 फेब क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। लेकिन उसका जो असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर, पिछले साल थी, अगले साल होगी कि नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। बात समझ में आ गया? ये क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन और इफेक्ट ऑफ जीनोटाइप। तो आप देखना, जैसे कैपिटल टी की वजह से टॉल हो गया, स्मॉल टी की वजह से डॉर्फ हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल हो गया, तो ये क्या है? जीनोटाइप। और इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। सभी को क्लियर हो गया? एक्चुअली ये पूरा का पूरा फंडा ही बर्बाद कर दिया गया है। समझ में आ गया? पूरा का पूरा क्या कर दिया है? फंडा ही बर्बाद कर दिया गया है। एक्चुअली जो वैलेंटाइंस डे बना हुआ था वो इसके लिए था ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक्चुअली एक सेंट थे, सेंट वैलेंटाइन। काफी पहले की बात है। रोम में एक राजा थे कॉलोडियस। तो कॉलोडियस सेकंड का उस समय राज्य चलता था। उनको ऐसा लगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको शादी नहीं करना चाहिए। यदि वो शादी नहीं करेंगे तो घर परिवार की उनको चिंता नहीं रहेगी। दे कुड बी अ वेरी गुड फाइटर। वो बहुत अच्छे फाइटर रहेंगे, बहुत अच्छे से वो लड़ाई करेंगे। ठीक है। इस बात के अगेंस्ट जो सेंट वैलेंटाइंस थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किया तो सेंट वैलेंटाइन को उठा के कहां पर डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो अब वो सेंट थे, काफी एजेड थे। ठीक है। तो वहां पर जो जेलर थे उनकी कुछ 5-6 साल की बेटी थी, बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। तो वो जो बच्ची थी वो रोज उनसे मिलने जाया करती थी और उनको कुछ गिफ्ट दिया करती थी। समझ में आ गया? क्या दिया करती थी? गिफ्ट दिया करती थी। और वो दादा नानी की कहानियां उसको सुनाया करते थे। समझ में आ रहा है? क्या करते थे? उसको दादा नानी की कहानियां सुनाया करते थे। एक दादा की तरह, एक आप देखो नाना की तरह वो क्या करते थे? उसको कहानियां सुनाया करते थे। और उसके बदले में वो छोटी सी बच्ची थी जो क्या देते? उनको फ्लावर दे दिया करती थी। ये एक्चुअल है। दिस इज द एक्चुअल। इसका मेन मतलब होता है, आज का दिन जो होता है वो आपके घर के जो सीनियर पर्सन होते हैं, यदि इसको जानना भी है तो जो सीनियर पर्सन होते हैं, आपके दादा दादी, इनके लिए होता है। नाना नानी, आप इनको जाके बढ़िया से कोई गिफ्ट दे दो और गिफ्ट देने के बाद उनके गले मिल लो। आप देखो आपको कितना आशीर्वाद, आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। समझ में आ गया? याद रखना, वो ऐसा पेड़ होता है जो केवल और केवल छांव ही देता है। समझ में आ रहा है? हमेशा छांव देता है। वो इतना झुक चुका होता है, वो इतना झुक चुका होता है कि वो क्या करता है, बिल्कुल आप इस बात को समझना, आपको आशीर्वाद ही देता है। समझ में आ गया? आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप करके देखना। समझ में आ गया? उनके पास केवल और केवल एक ही चीज होती है देने के लिए, वो ब्लेसिंग्स।
और वो बहुत पावरफुल होती है। तो आज आपके घर में जो भी आपके दादा नाना है, नहीं है तो उनको फोन कर लेना। दिस इज द एक्चुअल। समझ में आ गया? यदि किसी चीज को जानना है तो सही जानो, फ्रेगमेंटेड करने का क्या मतलब, समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखना सेम फिनोटाइप, आप देखो जरा, सेम फिनोटाइप कैन हैव डिफरेंट जीनोटाइप। सेम फिनोटाइप का डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है। सेम फिनोटाइप, आप मुझे बताना, सेम फिनोटाइप कैन हैव डिफरेंट जीनोटाइप। सेम फिनोटाइप का डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, हमने क्या बोला, सेम फिनोटाइप टॉल के लिए दो जीनोटाइप हो सकते हैं, और सेम जीनोटाइप कैन हैव डिफरेंट फिनोटाइप, ये भी हो सकता है कि भाई जीनोटाइप सेम है लेकिन फिनोटाइप अलग अलग है। कैसे? आप देखना, ये एक पेड़ है, इस पेड़ में आम लगे हुए हैं, समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ, ये पूरा आम का पेड़ एक सीड से डेवलप हुआ है। किससे डेवलप हुआ है? एक सीड से डेवलप हुआ है। और क्योंकि ये एक सीड से डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली इसका जीनोटाइप सेम होगा। अब हमने क्या किया, एक सीड को हमने लगा दिया राजस्थान में, एक सीड को हमने लगा दिया उत्तर प्रदेश में। दोनों जगह की सॉइल अलग है, दोनों जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो आप मुझे बताइए जरा, दोनों जगह पर इसकी ग्रोथ सेम होगी या अलग अलग होगी? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, दोनों जगह पर इसकी ग्रोथ सेम होगी या डिफरेंट होगी? देखो, जीनोटाइप सेम है लेकिन फिनोटाइप अलग आ गया। क्लियर हो गया? तो सेम जीनोटाइप कैन हैव डिफरेंट फिनोटाइप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट बन जाएगा। आगे आ जाइए, सेम जीनोटाइप कैन हैव डिफरेंट फिनोटाइप बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, सेम जीनोटाइप कैन हैव डिफरेंट फिनोटाइप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आप मुझे बताना, सेम जीनोटाइप का डिफरेंट फिनोटाइप हो सकता है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। सभी को क्लियर हो गया? और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये जितनी सीरीज शुरू होने वाली है, जितनी सीरीज शुरू होने वाली है, उससे पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या देखना है, किससे देखना है। ऐसा नहीं करना कि यहां भी देख लिया, वहां भी देख लिया, इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया। लास्ट टाइम पे ये गलती मत करना, वरना आपको केवल और केवल नुकसान होगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। तो मुझे बताओ जरा, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। एक कैरेक्टर को यदि सिलेक्ट कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? अब मुझे बताओ, प्योर का मतलब क्या होता है? जिसको आप कंटिन्यूअसली सेल्फिंग कराते जाओ, इट इज प्रोड्यूसिंग। देखो, इसको कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, केवल एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको आप देखो, ये भी टॉल है, इसको कराते जाओ डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, डॉर्क भी आ रहा है, इसका मतलब ये इम्प्योर है। इसको कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, 1000 जनरेशन तक भी करा दोगे, इसको भी 1000 जनरेशन तक करा दोगे, तब भी एक ही कैरेक्टर आएगा। इसको भी 1000 जनरेशन तक करा दोगे, तब भी एक ही कैरेक्टर आएगा। तो ये दोनों प्योर हैं। लेकिन ये दोगला है, दो कैरेक्टर आ गए, इसका मतलब ये इम्प्योर है। दो कैरेक्टर आ गए तो इसका मतलब ये क्या है? इम्प्योर है। बन जाएगा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर। ऑन सेल्फिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस वन फिनोटाइप। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? बोलो जरा। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर। ऑन सेल्फिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस वन फिनोटाइप। क्लियर हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर आर ऑलवेज प्योर और होमोजाइगस। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? हमेशा प्योर होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर और फिनोटाइप कैन बी प्योर और इम्प्योर। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेटमेंट है। इन 5 स्टेटमेंट को 5 बार पढ़ो। इन 5 स्टेटमेंट को 5 बार पढ़ो और मुझे बताओ कि कोई स्टेटमेंट में आपको डाउट है तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज ऑलवेज प्योर। ऑन सेल्फिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस वन फिनोटाइप। क्लियर हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज प्योर होता है, लेकिन डोमिनेंट प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को सिलेक्ट किया था। किसने? मेंडल ने सिलेक्ट किया था। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? पनेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर के बारे में सबसे पहले बताया था ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनेल्ड सी पनेट। एक बार टाइप करो, ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनेल्ड सी पनेट। क्लियर हो गया?
रिसेसिव कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्योर, ये सबको अच्छे से मालूम है। ये देखो जरा, इसको आप कितने भी बार सेल्फिंग कराओगे कोई इसमें कैपिटल टी है ही नहीं, तो ये डिस्टर्ब होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। ऑन सेल्फिंग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस वन फिनोटाइप, ये भी बता दिया। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट स्क्वायर टेल्स अबाउट ऑल पॉसिबल गैमेटिक कॉम्बिनेशन, ये किसके बारे में बताता है? ऑल पॉसिबल गैमेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। मैंने आपको बोला था जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखो, जो राइट में है उसको राइट में लिखो। आगे आ जाओ, तो यहां पर आप मुझे बताओ, जल्दी से इसको एक बार देख के रिवाइज करो, जल्दी से एक बार इसको देख के रिवाइज करो कि क्या आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। एक एक वर्ड जरा ध्यान से देखो, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट, जीन वर्सेस एलील, होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड वर्सेस डाइहाइब्रिड, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट एंड पनेट स्क्वायर। सभी को क्लियर अच्छे से हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा अब मुझे बताओ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सभी को अच्छे से क्लियर है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर इन अ पेयर। फैक्टर्स किस में होते हैं आप मुझे बताइए जरा? पेयर्स में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर, मुझे बताओ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसकी बात कर रहा है? डिसिमिलर पेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिसिमिलर पेयर की बात कर रहा है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर द एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। फिर से आप मुझे बताओ, यहां पर आप मुझे बताना, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर द एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। फिर से आप मुझे बता दीजिए जरा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, नॉन एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इज रिसेसिव रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर बन जाएगा। तो मुझे बताओ ये डिसिमिलर पेयर के बात कर रहा है, सिमिलर पेयर की बात नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आप देखना, ध्यान से देखो जरा, ये मैंने इसको क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई, तो मुझे बताओ जरा फिनोटाइपिक रेशियो टॉल वर्सेस डॉर्फ कितने आए? 3:1, 1 2 3, ये तीनों टॉल है, ये डॉर्फ है, 3:1 आ गया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? एक ऐसा है, दो ऐसे और ये ऐसा है। अब मुझे बताओ जो लॉ ऑफ डोमिनेंट फैक्टर है वो डिसिमिलर पेयर की बात कर रहा है या सिमिलर पेयर की बात कर रहा है? डिसिमिलर पेयर की। ये सिमिलर पेयर है, हमको इससे मतलब नहीं है। ये सिमिलर पेयर है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको डिसिमिलर पेयर से मतलब है, और डिसिमिलर पेयर में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वही डोमिनेंट है। तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो मुझे बताओ ये 3:1 आ गया। क्लियर है? तो ये जो 3:1 आया, ये जो 3:1 आया, ये किसकी वजह से आया बताओ जरा? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस और इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ, बताओ जरा किसकी वजह से? कोई दूसरे लॉ की वजह से आया या डोमिनेंस की वजह से आ गया? ये किसकी वजह से आ गया? डोमिनेंस की वजह से आ गया। आगे आ जाओ। अब देखो, मेंडल ऑब्टेन जीनोटाइपिक रेशियो बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो रेशियो था, ये जो 1:2:1 का रेशियो था, ये उसने किससे ऑब्टेन किया था? आप मुझे बताना जरा। ये देखो जरा, ये इसने किससे ऑब्टेन किया था? फटाफट आप मुझे बताना। जैसे हमने देखा था कैपिटल टी क्रॉसेस विथ स्मॉल टी, यहां पर क्या बन गया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी हमने सेल्फिंग करा दी थी, तो हमको क्या मिल गए थे? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी मिल गए थे। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 3:1। यहां पर आप मुझे बताना जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 1:2:1। आखिर मेंडल ने कैसे ऑब्टेन किया? मेंडल ने ये ऑब्टेन किया था किससे? बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। किसकी मदद से ऑब्टेन किया था? मैथमेटिक्स की मदद से ऑब्टेन किया था। किसकी मदद से ऑब्टेन किया था? मैथमेटिक्स की मदद से ऑब्टेन किया था। अरे बन जाएगा, चलो देखो जरा, यहां पर बना देता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे बता दो जरा, जब इससे गैमीट्स बनेंगे तो हाफ ऑफ द गैमीट कंटेन कैपिटल टी, हाफ ऑफ द गैमीट कंटेन कैपिटल टी, half of the gamete contain small t, half of the gamete contain small t। अब मुझे बताओ जरा, यहां से हम जानते हैं कि सबको मिला दो। बताओ जरा, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ कैपिटल टी, ये इसके बन गए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ स्मॉल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, ये कर दो। तो मुझे बताओ जरा कितने बन जाएंगे? 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। इसका मतलब 1/4 1/4 1/4 1 हो जाएगा, तो 1 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्या करानी है? सेल्फिंग। तो जब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो मुझे बताना जरा कैसा हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए। ये बनाएगा हाफ कैपिटल टी और ये बनाएगा हाफ स्मॉल टी।
और सेल्फिंग करा रहे हैं, इसका मतलब इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करा रहे हैं। तो मुझे बता दो ऐसे दो बन जाएंगे, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। इसको सेल्फिंग करानी है, मतलब एज इट इज ऐसा ही, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ हम क्या बोल देंगे, स्मॉल टी। अब बता दो जरा, इसको करा दिया 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। अब मुझे बताओ जरा, यहां से यदि हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी प्लस 2 कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। आ गया रेशियो 1:2:1। तो मेंडल ने ऑब्टेन किया था मैथमेटिक्स से, और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लियर हो गया, सिंपल अलजेब्रा है। और आप जानते हो यही उस समय के साइंटिस्ट के पल्ले नहीं पड़ा था, समझ में नहीं आया था, उन गवारों ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ था, तो उनके कहां से समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया, ये देखिए जरा मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मेंडल ने इसको ऑब्टेन किया था बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। किसकी मदद से ऑब्टेन किया था, मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पनेट स्क्वायर बना के सॉल्व करो और मेंडल के मेथड से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। क्लियर हो गया, पनेट के मेथड से भी इसको सॉल्व करो और मेंडल के मेथड से भी इसको क्या करो, सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। मेंडल के मेथड से इसको सॉल्व करिए और पनेट के मेथड से भी इसको सॉल्व करिए। समझ में आ गया मेंडल का मेथड क्या था और पनेट का मेथड क्या था। फटाफट आप इसको पनेट स्क्वायर बनाना है। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सेम है, तो होमोजाइगस क्या बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। यहां पर अब पनेट स्क्वायर बना दो, ये मैंने बना दिया पनेट स्क्वायर। इससे आर बना दो, इससे कैपिटल आर स्मॉल आर बना दो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप मुझे बताइए जरा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, और इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, रिंकल। तो मुझे बताओ जरा, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया, 1:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया, मुझे बताओ जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर स्मॉल आर। अरे बन जाएगा, तो बोलिए जरा जल्दी से, कितना आ गया, 1:1। अब जरा इसको मेंडल वाले मेथड से सॉल्व करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करना है स्मॉल आर से कर दो। यहां पर हाफ में जाएगा कैपिटल आर, हाफ में जाएगा स्मॉल आर, यहां पर ये दोनों सेम है तो सीधे आर ही लिख दो। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या कर दो, हाफ कैपिटल आर प्लस हाफ स्मॉल आर, मल्टीप्लाई कर दो इसको आर से, तो क्या हो जाएगा, हाफ कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस हाफ स्मॉल आर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 1:1। आ गया कि नहीं आ गया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आप बोलिए जरा। तो यहां पर सभी को ये बन जाएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। फटाफट आप मुझे बताइए, क्या आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। फटाफट मुझे बताइए, क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। ये देखो जरा, फिर मैंने आपको दूसरा दिया था सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करो जरा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको सॉल्व करो जरा जल्दी से, एक बार जल्दी से सॉल्व करो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। क्लियर हो गया अच्छे से। क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब मुझे बताओ जरा, टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया तो हमको सारे टॉल मिले, ठीक है। फिर आप देखो, टॉल को वापस टॉल से कराया तो टॉल भी मिले और डॉर्फ भी मिले। इसका मतलब जो कहीं गुम गया था, खो गया था, वो सितारा मिल गया। ठीक है, गाना सुना है ना तुमने, तारे जमीन पर मिल गया, खो गया था वो सितारा मिल गया। तो इसका मतलब ये सितारा वापस यहां पर मिल गया, तो ये सितारा वापस यहां पर मिल गया। रीअपीयरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर, रीअपीयरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर, फैक्टर्स डज नॉट शो ब्लेंडिंग। ये क्या सजेस्ट करता है, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। फैक्टर्स ब्लेंडिंग को शो नहीं करते, फैक्टर्स ब्लेंडिंग को शो नहीं करते। सभी को बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ, रीअपीयरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग को शो नहीं करते।
कैसे? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों अलग अलग हो जाएं, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएं और इनके अलग होने से ये मिल जाए। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, ये तभी मिलेगा जब ऐसा होगा और ये तभी होगा जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो रीअपीयरेंस ऑफ डॉर्फ इज ओनली पॉसिबल व्हेन फैक्टर्स सेपरेट। समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। क्लियर है? देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई वो दोनों रीअपीयर हो गए, इसका मतलब वो ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहा है। पहली बात, वो अलग अलग हो जा रहे हैं। समझ में आ गया? वो क्या हो जा रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपको वो बॉल से एग्जाम्पल भी बताया था ना। समझ में आ गया? कहां गई वो बॉल्स, पता नहीं कहां गई। ठीक है, तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जरा जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट मुझे बताइए। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे आ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेग्रीगेशन। क्लियर हो गया? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। याद रखना, फैक्टर्स कभी भी ब्लेंडिंग को शो नहीं करते। फैक्टर्स कभी भी ब्लेंडिंग को शो नहीं करते, चाहे वो कंप्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो इनकंप्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो को डोमिनेंस हो, चाहे वो कोई भी फलाना ढिकना हो, फैक्टर्स ब्लेंडिंग को शो नहीं करते। एंड फैक्टर्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट बनाते टाइम सेपरेट हो जाते हैं। दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? होमोजाइगस एक टाइप बनाएगा, हेट्रोजाइगस अलग अलग टाइप के बनाएगा। लिखो इसको एक बार, इसको लिखो एक बार। जब भी रिवाइज करो ना, लिखा करो, बिना लिखे मत किया करो। आप यदि बिना लिखे हुए करोगे, आपको लगेगा कि आपको बन गया, लेकिन आप एग्जाम में क्विकली नहीं कर पाओगे। फिर बोलते हो सर सिली मिस्टेक कैसे मिनिमाइज करें? उसका सीधा सा तरीका है लिख लिख के करो। उसका सीधा सा तरीका है लिख लिख के करो। बात समझ में आ गया? क्या तरीका है उसका? लिख लिख के करो। हो गया? आप मुझे बताओ जरा, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बना रहा है? एक। क्यों? क्योंकि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस है, टाइप ऑफ गैमीट एक। हेट्रोजाइगस है, टाइप ऑफ गैमीट मोर देन वन। टाइप ऑफ गैमीट मोर देन वन, टाइप ऑफ गैमीट मोर देन वन बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? आप बताओ जरा। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 रेज टू दी पावर n। n का मतलब क्या है? यहां नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 0 है, यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 0 है, यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1 है। क्लियर हो गया? चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। आप जरा गैमीट्स बनाइए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके गैमीट्स बनाइए। क्लियर है? जिनको नहीं आता मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या करना है। ये 2 टाइप के बना रहा है, ये भी 2 टाइप के बना रहा है। आपको क्या कर देना है? बस इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करोगे? कैपिटल ए को ऐसे लिख दो, इसके दोनों ऐसे लिख दो और इसको दोनों से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये कर दिया मल्टीप्लाई। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर दिया? यहां पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। अब देखो दूसरे तरीके से, तो यहां पर मुझे बताओ टाइप ऑफ गैमीट्स। ये 4 टाइप के गैमीट्स हैं। टाइप ऑफ गैमीट्स, कितने टाइप के गैमीट्स हो जाएंगे यहां पर? आप मुझे बताइए जरा। 4 टाइप के। क्लियर हो गया? कितने टाइप के हो जाएंगे? 4 टाइप के गैमीट्स हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आप मुझे बताओ जरा, 2 रेज टू दी पावर n लगा लो। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्या होता है मुझे बताओ जरा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्या होता है? फिर से आप मुझे बताइए जरा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो मुझे बताना जरा, यहां पर हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 रेज टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 आ गया। चलो जरा अब कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको। इसको भी सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या है? आप मुझे बताओ। इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, गैमीट्स बनाना। यदि आपको गैमीट्स बनाना आता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मुझे बताओ जरा, ये सबसे पहले क्या है? हेट्रोजाइगस, 2 लिख दो। ये क्या है? होमोजाइगस, 1 लिख दो। ये क्या है? होमोजाइगस, 1 लिख दो। हेट्रोजाइगस है, कितने लिख दो? 2 लिख दो।
अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वली मल्टीप्लाई करना है इससे दूसरे से। इसको क्या करना है, इक्वली मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी बन जाएगा। बोले जरा, तो आप मुझे बताइए जरा, ये आपको बन जाएगा? पता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों में कौन सा गैमीट सिमिलर बन रहा है? तो आप देखो जरा, ये वाला गैमीट इसमें सिमिलर बन रहा है। इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे से वो क्वेश्चंस दे सकता है। आप 1 लाख क्वेश्चन भी कर लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, लेकिन आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप 1 करोड़ क्वेश्चन भी कर लोगे, आपको अटकने की कहीं पर नौबत नहीं आएगी। समझ में आ गया? ये बायोलॉजी में ऐसा होता है, ये ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता, याद रखना। क्लियर है? तो ये सभी को क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो अब आप जरा, ये सभी आपको बन जाएंगे, क्या आप बना लोगे? जरा इसका एक बार बना के देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का बना के देखो। हो गया? आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। अब मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, इनको बना के देखो, इनको बना के देखो। बहुत सिंपल सा है। ये देखो जरा, ये दोनों अलग अलग हैं, 2 बना दो, एक है, एक बना दो। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखो हमने कर दिया। यहां 1 बना, ये 2 बना। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? यहां से एक, यहां से एक मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ट्राई हाइब्रिड का मैंने आपको बता दिया। किसका बता दिया? ट्राई हाइब्रिड का बता दिया। ये बन जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। बनाओ इसका, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई। बनाओ इसका, जल्दी से एक बार बनाओ, फटाफट इसका बनाओ। यहां पर आपको क्या पता लगाना है? ऑफ गैमीट्स। आपको क्या पता लगाना है? टाइप्स ऑफ गैमीट्स आपको पता लगाना है। पहले फॉर्मूले से पता लगा लो। 2 raised to the power n, n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, n की वैल्यू कितनी है? 3। तो मुझे बताओ जरा, 2 raised to the power 3 कर दो, कितना आ गया? 8। अब इसको क्रॉस चेक कर लो। अब इसको क्या कर लो? आप क्रॉस चेक कर लो। भाई इससे 2 बन रहे हैं, इससे भी 2 बन रहे हैं, इससे भी 2 बन रहे हैं, लेकिन इससे 1 बन रहा है, ई। क्लियर हो गया? इससे बन रहा है कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐसे लिख दो, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके बगल वालों को, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब फिर से वो है, फिर से इसको ऐसा कर दो। क्लियर हो गया? अब एक ही बन रहा है तो सबको एक एक से मल्टीप्लाई कर दो। यदि 2 बन रहे होते तो फिर स्प्लिट कर देते। तो इस तरीके से आपसे बनाते बन जाएगा। तो आप देखो जरा, काउंट कर लो टोटल क्या बन रहे हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ई। यहां पर आप मुझे बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल ई क्या बन रहा है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल ई, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी कैपिटल ई बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ई, यहां पर क्या बनेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल ई, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल ई, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी कैपिटल ई। टोटल कितने हो गए? आप जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
आ गए 8 तो बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी भी यदि नहीं आता तो बेटा आप लेक्चर जाके देखिए, क्लियर हो गया तो सभी को ये क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं ये टॉल है, क्लियर हो गया? ये क्या है? टॉल है, ठीक है। हमको नहीं पता कि ये प्योर है कि इम्प्योर है। इसी तरीके से ये तीनों टॉल है, हमको नहीं पता कि ये प्योर है कि इम्प्योर है। आखिर कैसे इनकी प्योरिटी को चेक किया जाए, समझ में आ गया? आखिर कैसे इनकी प्योरिटी को टेस्ट किया जाए? जैसे एसिड की प्योरिटी को चेक करते हैं ना लिटमस पेपर से, भाई लिटमस से टेस्ट कर लो, यदि उसका कलर बदल गया तो इसका मतलब एसिड है, नहीं बदला तो नहीं है। तो इसी तरीके से हम कैसे पता लगाएं कि ये प्योर है इम्प्योर है, ये प्योर है इम्प्योर है, ये प्योर है इम्प्योर है, ये प्योर है इम्प्योर है? तो हम क्या करते हैं, इसको बैक क्रॉस करा देते हैं। समझ में आ गया? डोमिनेंट से करा सकते हैं या रिसेसिव से करा सकते हैं, मतलब पीछे पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं इसको। किससे क्रॉस करा देते हैं इसको? पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। एक बार इसको क्रॉस करा दिया डोमिनेंट से, एक बार इसको क्रॉस करा दिया रिसेसिव से। ये देखो जरा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, अननोन टॉल कैसा हो सकता है? कैपिटल टी, या फिर कैसा हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम क्रॉस करा रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। इसको क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, चलो यहां पर मैं आपको क्रॉस करा के बताता हूं। आप मुझे बताओ टॉल किसकी वजह से हो सकता है? जल्दी से आप मुझे बताना, टॉल किसकी वजह से हो सकता है? क्लियर हो गया? फटाफट आप मुझे बताइए। टॉल दो केस में हो सकता है, समझ में आ गया? टॉल दो केस में हो सकता है, बस हमको पता लगाना है कि कौन सा क्या होगा और किस में सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा। तो आप मुझे बताना, या तो टॉल हो सकता है कैपिटल टी की वजह से, या फिर हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। किसकी वजह से? कैपिटल टी की वजह से, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। अब पहली जगह पर हम क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ में? इसको डोमिनेंट पेरेंट। किसके साथ में करा रहे हैं? डोमिनेंट पेरेंट। दूसरी जगह पर हम इसको क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट। क्रॉस कराओ जरा, मुझे बताओ रिजल्ट वही आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों जगह, या अलग आ रहा है? बोलो जरा जल्दी से। ये कैसा है? प्योर है। ये कैसा है? इम्प्योर है। ये कैसा है? दिस इज प्योर, दिस इज इम्प्योर। ये कैसा है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज इम्प्योर। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज इम्प्योर बन जाएगा। अब मुझे बताना जरा, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी है, यहां पर आप मुझे बताइए आ गया तो कैपिटल टी आ गया। क्लियर हो गया? मतलब इसकी वजह से फिनोटाइप क्या आया? टॉल। समझ में आ गया? अब यहां पर आप मुझे बताओ, ये बना रहे हैं दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बना रहे हैं एक कैपिटल टी। अब जब इसको इससे कंबाइन कराया तो कैपिटल टी बन गया, इसको इससे कंबाइन कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, और इसकी वजह से भी टॉल है और इसकी वजह से भी टॉल है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर चाहे प्योर हो चाहे इंप्योर हो, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट। जब रिजल्ट ही नहीं बदल रहा, पढ़े तो भी 100 नंबर आ रहे हैं, नहीं पढ़े तो भी 100 नंबर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जरा, क्या ऐसी पढ़ाई किसी काम की है? बोलो जरा, क्या ऐसी पढ़ाई किसी काम की? आप बोलोगे क्या जरूरत फिर ऐसी पढ़ाई करने का? तो इस क्रॉस को आउट कर दिया गया, एंड दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस। इसको क्या बोल दिया गया? आउट क्रॉस बोल दिया गया। अब यहां पर आ जाओ, ये देखो जरा, कैपिटल टी यहां पर आ गया, स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी वजह से आ गया टॉल। यहां पर आप देखना, इसकी वजह से बना दिए दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आ गया स्मॉल टी। अब आप मुझे बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहां पर आ गया टॉल और यहां पर आ गया डॉर्फ। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, रिजल्ट अलग है, रिजल्ट अलग है। जब ये प्योर था, आप जरा ध्यान से देखना, जब ये प्योर था तब यहां पर केवल और केवल एक ही टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब ये इम्प्योर हो गया तो ये दो टाइप की बातें कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर रिजल्ट क्या है? सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। सो दिस क्रॉस इज सिग्निफिकेंट। ये कैसा है? सिग्निफिकेंट क्रॉस है। तो इसीलिए इस क्रॉस को हम क्या बोल देते हैं? दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस को हम क्या बोल देंगे? टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस।
क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर है, इस क्रॉस को क्या बोल देंगे, टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। बोलिए जरा, इन क्रॉसेस को हम क्या बोल देंगे, दीज क्रॉसेस आर कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। बन जाएगा, ये देखो जरा, इसको हमने क्या बोल दिया, टेस्ट क्रॉस बोल दिया। तो इसको उड़ा दूं, चलो इसको उड़ा देते हैं। अब आप आगे आ जाओ, तो देखो टेस्ट क्रॉस टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप किसी का भी, आप देखो जरा, अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 और F2, मेंडल क्रॉस दिस प्लांट विथ रिसेसिव पेरेंट्स। क्लियर हो गया, अननोन जीनोटाइप इज फॉर्मिंग वन टाइप ऑफ गैमीट, देन वन टाइप ऑफ फिनोटाइप विल ऑब्टेन। बहुत ही सिंपल सा है। इफ अननोन जीनोटाइप इज फॉर्मिंग वन टाइप ऑफ गैमीट, ये देखना जरा, if unknown is forming one type of gamete, one type result, one type gamete, one type result, two type gamete, two type result, one type gamete, one type result, two type gamete, two type result, one type gamete, one type result, two type gamete, two type result. If unknown genotype is forming one type of gamete, then one type of phenotype will obtain, then one type of phenotype will obtain. If in unknown genotype is forming two type of gamete, if unknown genotype is forming two type of gamete, then two type of phenotype will obtain, then two type of phenotype will obtain. सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो तरह के फिनोटाइप क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आगे बढ़ जाएं, सभी को क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट एक बार आप लिख लीजिए। आगे आ जाओ, टाइप ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिनोटाइप। जितने टाइप के गैमीट बनेंगे उतना ही फिनोटाइप रहेगा, उतना ही फिनोटाइप रहेगा। यहां पर आप देखो टॉल वही सेम आया, फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो के बराबर आ गया। ये देखो हमने इसको क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी तो आप देखना टॉल वर्सेस टॉल 1:2 बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी 1:2 बनाया। इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो बन जाएगा। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस 1:1, डायहाइब्रिड का 1:1 रेज टू दी पावर 2, ट्राइहाइब्रिड का 1:1 रेज टू दी पावर 3, 1:1 रेज टू दी पावर 3। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से मुझे बताइए, बोलिए जरा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक काम करो जरा जल्दी से, अभी आपको पता है हमारे 4 से 5 लेक्चर हमने पढ़ लिए। कितने लेक्चर पढ़ लिए हमने, 4 लेक्चर पढ़ लिए। समझ में आ रहा है, 4 लेक्चर का हमने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। अब अपनी जगह से खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो। जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो, बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई भी होती है, जल्दी जल्दी थकावट भी आती है, तो उसके लिए खुद को रिचार्ज करना भी बहुत जरूरी है। रिवीजन हमेशा क्विक होना चाहिए। फटाफट एक गिलास पानी पियो, अपनी जगह से उठो, थोड़ा सा वॉक करो ऐसे। समझ में आया, अपने साथ में बनाना रखा करो। समझ में आ रहा है, क्या रखा करो, बनाना रखा करो। बनाना इज द बेस्ट फ्रूट। क्लियर है, सुबह आप एक एप्पल खा लोगे, उससे आपको दिन भर एसिडिटी नहीं होगी, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद में लेकिन आप अपने साथ में बनाना रखा करो। क्या रखा करो, बनाना रखा करो। बात समझ में आ गया, क्या रखा करो, बनाना रखा करो। क्लियर हो गया, तो बनाना जब आपको लगे आपने बनाना खा लिया, क्लियर है, जब आपको थकावट लगी 2 घंटे में आपने रख लिया, ठीक है। अब मत बोलना सर यदि हम मोटे हो गए तो मोटे हो गए तो क्या दिक्कत है बेटा, मेडिकल कॉलेज में जाके कम कर लेना, ठीक है। तुमको वहां पहुंचते से ही कोई डॉक्टर भैंस नहीं बोलेगा। समझ में आ गया, ऐसे नहीं कि सीधे पहुंच गए सीधे आके पेशेंट बोलेगा ओ माय गॉड डॉक्टर बफेलो इज कमिंग, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। बनाना अपने साथ में रखा करो। बनाना अपने साथ में रख सकते हो आप, ग्लूकोज रख सकते हो, क्लियर हो गया, ग्लूकोज रख सकते हो, बनाना रख सकते हो। ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, आप इसको इस्तेमाल किया करो। समझ में आ गया, आगे बढ़े। और बीच में जैसे ही 1 घंटा होता है, जैसे ही 1 घंटा होता है, क्लियर हो गया। ज्यादातर लोगों को तो इस चीज की चिंता है, भाई कॉलेज में पहुंचने के बाद लगेंगे कैसे। अरे पहले पहुंच तो जाओ, लग तो तुम अच्छे अपने आप लगोगे। कॉन्फिडेंस जब चेहरे पर आता है ना, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस हमने ये करा दिया, या आप मुझे बताओ मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और हमने ट्राइहाइब्रिड देख लिया, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया, सारे रेड मिल गए। इसका मतलब जो ये बच्चा है, ये जो F1 है, किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा है। ये जो बच्चा है किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा है,
इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। F1 ऑफस्प्रिंग इज रिजेंबलिंग वन ऑफ द पेरेंट्स, ये किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। समझ में आ गया, ये किससे रिप्रेजेंट, किससे रिजेंबल कर रहा है, एक पेरेंट से। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आप देखना F1 जो है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, F1 जो है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और तीसरे में यदि ये दोनों से मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है, किससे मैच कर रहा है, दोनों से मैच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, को डोमिनेंस। ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताइए जरा, को डोमिनेंस कहलाएगा, बन जाएगा। आगे आ जाइए, अब मुझे बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 ऑफस्प्रिंग डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, F1 जो ऑफस्प्रिंग है किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा। क्लियर है, फिर से आप मुझे बताइए, F1 ऑफस्प्रिंग किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा। इसके एग्जाम्पल एंटीडायनम स्पीसीज या फिर उसी को क्या बोल देते हैं, बोले जरा, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, इसी को बोल देते हैं। 5 बार इसका नाम लिखो। दूसरा एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिराबिलिस जलापा और गुलेबान या फिर 4 o'clock प्लांट, या फिर गुलेबान या फिर 4 o'clock प्लांट। इन दोनों में आप देखना, रेड कलर के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को व्हाइट कलर के फ्लावर के ओवेरी के ऊपर डस्टिंग किया गया, स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग किया गया, उससे क्या हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बने, सीड को हमने जमीन में लगाया और अब जो पेड़ बना उसमें फ्लावर आए, कैसे, पिंक। ये देखो जरा, हमने क्या किया, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया, सारे पिंक मिल गए। हमने इसकी सेल्फिंग करा दी, जब हमने इसकी सेल्फिंग करा दी तो रेड अलग हो गया, व्हाइट अलग हो गया और पिंक भी मिल गए। तो इसका मतलब मुझे बताओ जरा, यहां पर पिंक का मिलना क्या शो करता है, फैक्टर्स शो ब्लेंडिंग और फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। फैक्टर्स ब्लेंडिंग को शो करते हैं या फिर फैक्टर्स ब्लेंडिंग को शो नहीं करते। क्या बता रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए, फैक्टर्स आर शोइंग ब्लेंडिंग और फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, किसको शो करते हैं, फटाफट आप मुझे बताना, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। रेड भी मिला, पिंक भी मिले और व्हाइट भी मिला, एक मिला रेड, 2 मिले पिंक, एक मिला व्हाइट। मुझे बताओ जरा, अब इसको हमने क्रॉस करा लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हमने क्रॉस करा दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर को, आप मुझे बताओ जरा, सेल्फिंग करा दिए, दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, ये देखो जरा, दोनों क्या हो गए, अलग अलग। तो इनका अलग होगा तभी व्हाइट मिलेगा, तभी रेड मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग बन जाएगा। आगे आ जाइए, रीअपियरेंस ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन in Mirabilis jalapa or Antinynum species suggest factors do not show blending, factors blending को शो नहीं करते, factors blending को शो नहीं करते। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, हमने कैपिटल बी की वजह से लार्ज साइज है, स्मॉल बी की वजह से स्मॉल साइज है, लेकिन यदि कैपिटल बी आ गया तो इंटरमीडिएट साइज आ जाएगा। इसका मतलब ना ही ये इससे मैच कर रहा है, ना ही इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जांपल 4 बार कॉपी में लिखो, इसका नाम, स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी, स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी। क्लियर हो गया, स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी। क्लियर हो गया। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं जो आप बैठे बैठे किया करना, समझ में आ गया, क्या करोगे, आप बैठे बैठे ऐसे किया करोगे। क्लियर हो गया। जैसे आप चेयर पर बैठे हुए हो, आप क्या है, आप चेयर पर बैठे हुए हो, तो आपको करना क्या है, बस चेयर थोड़ा सा ऐसे पीछे करो और उसके बाद में आगे की तरफ ऐसे बेंड हो जाओ, फिर ऐसे हो जाओ, फिर आगे इस तरफ से हो जाओ, फिर इस तरीके से हो जाओ, समझ में आ गया, इस तरीके से हो जाओ, फिर ऐसे लेफ्ट, फिर ऐसे राइट, बैठे बैठे किया करो।
समझ में आ गया? बैठे बैठे इस तरीके से आप किया करो और फिर क्या किया करो, इस तरीके से आप जो है ऐसा रोटेट कर लिया करो 5 बार और फिर ऐसे रोटेट कर लिया करो ऐसे 5 बार। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से किया करो। आप देखो आपको ये सारी चीजें बैठे बैठे आप इस तरीके से ऐसे राउंड कर लो, आगे ऐसे झुक जाओ। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे, एकदम से यदि गुस्सा आने लगे, समझ में आ रहा है, यदि एकदम से आपको डिप्रेशन आने लगे, एकदम से एंजाइटी आने लगे, एकदम से फियर आने लगे, खड़े हो जाओ। दोनों हाथ को अपने ऐसे थाइस पर रखो। समझ में आ गया? क्या करोगे? दोनों हाथ को अपने ऐसे थाइस पर रखो और बस अपने नी को बेंड करो ऐसे, ऐसे वापस, ऐसे वापस, ऐसे वापस। समझ में आ रहा है? 50 टाइम्स कर लेना। शुरू में दर्द होगा, शुरू में दर्द होगा, लेकिन ये सारे जो दर्द हैं, याद रखना शुरू में आपको पेन होगा, लेकिन इसके बाद में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके पूरे के पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी और इससे आप देखोगे आपका डिप्रेशन भी बिल्कुल जल्दी से दूर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जब हम इस तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं, जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो एक एनर्जी सेंटर होता है जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट प्लेक्सिस बोलते हैं जिसको। ये हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। समझ में आ गया? एक कैमरा है, जापानीज कैमरा, जिसका नाम है किरिलियन कैमरा। उस कैमरे से आप यदि अपनी बॉडी को देखोगे तो आपकी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया? उसमें सबसे पहला जो एनर्जी सेंटर्स होता है वो होता है टिप ऑफ टेल बोन पर। कहां पर होता है? टिप ऑफ टेल बोन पर एक एनर्जी सेंटर होता है। और ये एनर्जी सेंटर, यही एनर्जी सेंटर क्या करता है, यदि ये एनर्जी सेंटर कमजोर है, यदि ये एनर्जी सेंटर कमजोर है तो डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, फियर आएगा, फियर ऑफ फेलियर आएगा। लेकिन यदि ये सेंटर स्ट्रांग है तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी, कितना भी कुछ भी हो जाए आपको घबराहट नहीं होगी। डाउट है? अभी अपनी जगह पर खड़े होकर एक काम करो, टिप ऑफ टेल बोन पर ऐसे हाथ रखो और वहां पर फील करो थोड़ी देर के लिए। उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। क्या बोलते हैं उसको? मूलाधार चक्र। दैट इज कॉल्ड एज रूट प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? रूट प्लेक्सिस बोलते हैं। इट इज अ वेरी पावरफुल सेंटर, बहुत ही पावरफुल सेंटर होता है। समझ में आ गया? और जब इस तरीके से आप करोगे, इस तरीके से आप करोगे, ऐसे बैंड खड़े हो गए, बैंड खड़े हो गए, लगातार 50 बार ऐसे खड़े हो गए, आप देखोगे आपका डिप्रेशन सब भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको रिवीजन के साथ में धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आपको सिखाता जाऊंगा। आप बिल्कुल दिन में इसको 2-3 बार करो, आप 2-3 बार करो, आपका देखो डिप्रेशन हुर्र छू मंतर, अपने आप हिम्मत आ जाएगी, अपने आप हिम्मत आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अपने आप हिम्मत आ जाएगी, याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए जरा, तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो अब देखना, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इज कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? 2 डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक है स्टार्च ग्रेन साइज और दूसरा है सीड शेप। एक है सीड साइज और एक है सीड शेप। याद रखना कितना आसान है। सीड साइज, साइज में आई आ रहा है, साइज में आई आ रहा है, दिस आई इज रिप्रेजेंटिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। शेप, शेप में आप देखो कुछ नहीं आ रहा है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप देखना, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो एक कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर रहा है, कौन सा है आप मुझे बताइए जरा? सीड साइज। और एक को ये कंट्रोल कर रहा है, किसको आप मुझे बताइए जरा? सीड शेप। तो देखो जरा, यहां पर आ गया आई, यहां पर आ गया आई, ध्यान से देखना, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनकंप्लीट डोमिनेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकंप्लीट डोमिनेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकंप्लीट डोमिनेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट डोमिनेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट डोमिनेंस को। अब मुझे बताओ टोटल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। यहां पर भी आप मुझे बता दो, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब मुझे बताना जरा, इन दोनों की वजह से कैसा है राउंड?
क्योंकि डिसिमिलर पेयर में जो एक्सप्रेस करता है वो कंप्लीट डोमिनेंस। ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिंकल्ड। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताइए ये कैसा है, लार्ज साइज, ये कैसा है, इंटरमीडिएट। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताइए, इंटरमीडिएट। और ये कैसा हो जाएगा, दिस इज स्मॉल साइज। ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज। ये कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज। बन जाएगा लार्ज साइज, स्मॉल साइज एंड इंटरमीडिएट साइज बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बन जाएगा। आगे बढ़ जाए। ये देखिए जरा, मैंने आपको सब बता दिया, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बता दिया। बन जाएगा। आगे आ जाओ। ये देखो जरा, ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने आपको बोला भी था कि नीट 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बन जाएगा। मुझे बताओ, अभी तक हमने जितना पढ़ा सभी को अच्छे से समझ में आया? बोले जरा, क्या सभी को अच्छे से इतना समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे आ जाओ। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एलील है, जब पैदा हुआ नॉर्मल एलील था। समझना जरा, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, बहुत अच्छे से समझना, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे को हमने नॉर्मल खाना खिलाया, जितनी उसको जरूरत थी उतना खाना खिलाया। दूसरे बच्चे को हमने बहुत ही कम खाना खिलाया या कभी नहीं भी खिलाया। तो आप मुझे बताओ, ये जो दूसरा बच्चा है कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही रिसेसिव बन जाएगा, और जो नॉर्मल था वो डोमिनेंट बन जाएगा। तो देखो, अब नॉर्मल एलील में म्यूटेशन हो गया, तो मॉडिफाइड एलील जो है वो तीन चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया? मॉडिफाइड एलील जो है वो तीन चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। लेस फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे। भाई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन लेस फंक्शनल है, मतलब काम तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे काम कर रहा है। कि जो चीज बनने में पहले आप इस तरीके से समझना 1 मिनट लगते थे, अब 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन बन तो रहा है ना। समझ में आ गया? मान लो पहले फ्लाइट से जा रहे थे, अब ट्रेन से जा रहे हो, पहुंचोगे तो जरूर। पहले आप मुझे बताओ जरा, एरोप्लेन से जा रहे थे, फ्लाइट से जा रहे थे, पहुंचोगे जरूर, पहुंचोगे ना। लेकिन आप मुझे बताओ, नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब किसी काम का एंजाइम नहीं है, या एंजाइम बने ही ना, तो ऐसे केस में रिसेसिव आ जाता है। याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम, नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम, लेकिन लेस फंक्शनल एंजाइम में नॉर्मल फिनोटाइप आएगा। इसको लिखो एक बार। बिल्कुल सही, पंचर्ड, बस बताया था मैंने आपको। आगे बढ़े। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली, तो उसको क्या बोल देंगे? कोडोमिनेंस। इसके एग्जांपल, कैटल हेयर कलर, AB ब्लड ग्रुप, जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड MN ब्लड ग्रुप। अब जब दोनों ही डोमिनेंट है तो दोनों को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? बताना जरा जल्दी से। दोनों को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। दोनों को ही हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? कैटल हेयर कलर। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैटल हेयर कलर। क्लियर हो गया? और मुझे बताओ, रेड बुल की शादी करा दी व्हाइट काउ से, कैसे मिल गए? चितकबरे, रॉन। क्या मिल गए? रॉन। अरे रॉन, समझ में आ गया? कैसे मिल गए? रॉन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, कैपिटल R कैपिटल W, ये कैसा हो गया? रॉन। इसको वापस क्रॉस कराया तो वही आ गया 1:2:1। वही क्या आ गया? मुझे बताओ जरा, 1:2:1। रॉन को हम चितकबरा बोलते थे ना। बन जाएगा MN ब्लड ग्रुप। ये भी आपको मालूम है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, इसमें भी फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। तो हम बोल सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो किस किस केस में आ गया? मुझे बताओ, टेस्ट लॉस ऑफ हेट्रोजाइगस,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। क्या क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। टेस्ट लॉस ऑफ हेट्रोजाइगस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस बन जाएगा। आगे आ जाओ, देखो जरा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस बन जाएगा। अब देखना, यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, ये चेंज होके हो गया 1:2:1, सिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो जो 1:2:1 था वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि कंप्लीट डोमिनेंस से ये दोनों आते हैं तो किस में चेंज आता है? फिनोटाइपिक रेशियो में या जीनोटाइपिक रेशियो में? बताना जरा। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, समझ में आ गया? कैपिटल टी इज अ नॉर्मल एलील, capital T is a normal allele which suppress the effect of small t due to some kind of mutation. Small t start behaving like a capital T. Then what will be the effect? क्या effect होगा? इसकी वजह से क्या effect होगा? There is a significant change in phenotypic ratio. There is a significant change in genotypic ratio. There is no change in phenotypic ratio. There is no change in genotypic ratio. बताओ कौन कौन से ऑप्शन इसमें जाएंगे? किस में चेंज आ रहा है? फिनोटाइपिक रेशियो में चेंज आ रहा है और जीनोटाइपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? याद रखना, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस की। राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस कराया, सारे राउंड मिले। क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस कराया, सारे के सारे राउंड मिले। इसको वापस कराया तो 3 राउंड मिले, 1 रिंकल्ड मिला, इसका मतलब राउंड डोमिनेंट है। येलो को ग्रीन से कराया तो येलो सीड मिले, इसको वापस इससे कराया तो 3 येलो मिले, 1 ग्रीन मिला। अब हम क्या कर रहे हैं? इस डोमिनेंट को इस डोमिनेंट के साथ ले रहे हैं, इस रिसेसिव को इस रिसेसिव के साथ ले रहे हैं। जब इन दोनों को इन दोनों के साथ कराया तो इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो राउंड, इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो येलो। अब जब इसको सेल्फिंग कराई तो ये इसके साथ भी मिले, समझ में आ गया? ये इसके साथ भी मिले, मतलब पेरेंटल टाइप। ये इसके साथ भी चला गया, ये इसके साथ भी आ गया, इसका मतलब कुछ नए कॉम्बिनेशन भी मिल गए। तो जो पहले जैसे कॉम्बिनेशन है उनको बोलेंगे पेरेंटल टाइप, और जो नए कॉम्बिनेशन है उनको बोलेंगे नॉन पेरेंटल टाइप। फिर से आप मुझे बताइए जरा, उनको क्या बोलेंगे? नॉन पेरेंटल टाइप। फिर से आप मुझे बताइए क्या बोलेंगे उनको? नॉन पेरेंटल टाइप। बोलिए जरा, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम? नॉन पेरेंटल टाइप। बोलिए जरा, क्या बोलेंगे हम? नॉन पेरेंटल टाइप बन जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था? डोमिनेंट साथ है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां डोमिनेंट वाले का नंबर 3, यहां डोमिनेंट वाले का नंबर 3। जब ये दोनों साथ साथ आ गए तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे बताओ, रिसेसिव का नंबर 1, रिसेसिव का नंबर 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन डोमिनेंट के साथ रिसेसिव को लेकर आ रहे हो, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव को ला रहे हो तो 3:1 कर दो। रिसेसिव के साथ डोमिनेंट को ला रहे हो तो 1:3 कर दो। ये देखो जरा, मैंने आपको बताया था, देखो ये हमने क्रॉस कराया, राउंड येलो एक्सियल। अब मुझे बताना, तीनों डोमिनेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डोमिनेंट 3, ये रिसेसिव 1, ये डोमिनेंट 3, मल्टीप्लाई कर दो। ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बता दो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? फटाफट मुझे बताइए। अब देखो, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पापा थे पुलिस में, मम्मी है डॉक्टर, एक बच्चा बन गया डॉक्टर, एक बच्चा बन गया पुलिस में। मतलब जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही बच्चे बन गए, जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही बच्चे बन गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया? ये दोनों पेरेंटल टाइप। अब देखना जरा, पापा थे पुलिस में, मम्मी थी डॉक्टर, एक बच्चा बन गया डॉक्टर, एक बच्चा बन गया पुलिस में, एक बच्चा बन गया गिटारिस्ट, एक बच्चा बन गया सिंगर या नेता बन गया। तो आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे जल्दी से बताना, ये दो जो है वो पेरेंट्स से अलग कुछ हटके काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन पेरेंटल टाइप। क्या कहलाएंगे आप मुझे बताना जरा? नॉन पेरेंटल टाइप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन पेरेंटल टाइप कहलाएंगे। इसका मतलब ये दोनों का मिलना इन पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहलाएगा? फिर से आप मुझे बताइए जरा, ये क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, सभी को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए, आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, सिंपल सा ध्यान से देखना, मैं डिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा हूं। राउंड येलो रिंकल ग्रीन से क्रॉस किया, राउंड येलो मिल गए, यहां भी मिल गए, इनको वापस क्रॉस कराया तो सारे राउंड येलो सारे रिंकल्ड ग्रीन मिल गए, मतलब 100% पेरेंटल टाइप, मतलब डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यहां पर आप देखो, राउंड येलो मिला, रिंकल्ड ग्रीन मिला, लेकिन कुछ नए भी मिल गए, राउंड के साथ ग्रीन मिल गया, रिंकल्ड के साथ में येलो मिल गए। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलिए। अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? हम टू कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। वी आर सिलेक्टिंग टू कैरेक्टर्स, वी आर सिलेक्टिंग टू कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया? इसमें भी कुछ लोगों को डाउट आ रहे हैं, तो फिर कुछ कोई क्या ही कर सकता है। पॉपुलर डाउट कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई पॉपुलर डाउट नहीं है। रिसेंट डाउट तक कोडोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। क्या लिखा हुआ है सर? कोडोमिनेंस में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है उसमें वन एलील इज नॉर्मल एंड अदर इज मॉडिफाइड एलील विथ लेस फंक्शनल एंजाइम। क्यों बेटा? लेस फंक्शनल क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग एंजाइम। समझ में आ गया? नॉर्मल फंक्शनिंग होगी ना। अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, जब ये नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा तभी तो वो उसके साथ में इक्वली प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बात समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। सर प्लीज स्टॉप। वाह, ये अलग ही नशे में है, नो डाउट। ठीक है, तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब देखो जरा, मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप इस तरीके से देखना। यहां बता देता हूं, ये आप मुझे बताना, दिस इज नॉर्मल एलील। ये क्या है? नॉर्मल एलील है। क्लियर हो गया? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। नॉर्मल एलील है, कैपिटल टी। अब इसमें पहला म्यूटेशन हुआ, ध्यान से देखना जरा। मान लो इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन। लिखना नहीं है, समझो। और म्यूटेशन होने के बाद में आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो गया? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नो एंजाइम, और बताओ जरा नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो अब मुझे बताइए जरा, ये जो यहां पर है, ये जो यहां पर है, अब हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर दें? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दे। किससे रिप्रेजेंट कर दें? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मान लो यहां पर कैपिटल टी था, ये जो कैपिटल टी था, ये मान लीजिए किसमें मान लो म्यूटेशन हो गया, ये मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, और मान लो ये कन्वर्ट हो गया स्मॉल टी में, और स्मॉल टी में फिर से म्यूटेशन हो गया। भाई डीएनए है, म्यूटेशन हो सकता है, और म्यूटेशन होके आप मुझे बताओ ये कैपिटल टी की तरह बिहेव करने लगा। तो यहां पर दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पर आ जाओ, तो ये देखो जरा, हमने किसकी बात करी? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो क्या होता है, आप जितना डीप में जाओगे ना उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी कंप्रोमाइज होती जाएगी। रीजन, क्योंकि आपके दिमाग में 10 चीजें आएंगी। समझ में आ रहा है? आप ऐसे समझो, मान लो आप लड़ने जा रहे हो और आपके पास केवल एक ही तलवार है, तो जैसे ही कोई आवाज आएगी आप तुरंत तलवार निकालोगे। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, मान लो आप लड़ने जा रहे हो, आपके पास तलवार भी, आपके पास गन भी, आपके पास हैंड ग्रेनेड भी, आपके पास चाकू भी है, तो आप सोचोगे यार किससे मारूं पहले, किससे मारूं पहले? होगा कि नहीं होगा? तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखना, कई बार एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए द लेस यू नो द बेटर यू गो।
जितना आपको लिमिटेड नॉलेज होता है ना उतना बेटर परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आ गया? इसलिए बहुत ज्यादा आपको जानने की, बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहां पर सीड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, राउंड एंड येलो सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, सीड शेप, सीड कलर, हमने इसको ले लिया। ये हमने इसको क्रॉस कराया, सारे हमको राउंड येलो मिलो मिल गए। हमने इसको क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। अब इसके गैमीट्स आपसे बनाते बन जाएंगे, मैंने बना के भी बताया था। ये देखो जरा, अब मुझे बताओ, कैपिटल आर की वजह से राउंड आएगा, कैपिटल वाई की वजह से येलो आएगा, कैपिटल आर की वजह से राउंड आएगा, स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन आएगा, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड आएगा, कैपिटल वाई की एक भी आ जाएगा तो येलो आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, दोनों डोमिनेंट तो 3x3, एक डोमिनेंट रिसेसिव तो 3x1, 1x3, 1x1। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्लियर हो गया? तो इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा इस बात को आप याद रखना, एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट है, इट इज नॉट अ साइंस। ये कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, ये जस्ट एक आर्ट है। क्लियर हो गया? ये कोई साइंस नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें यदि आपको नॉर्मल वे में आएंगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको लिमिटेड चीजें यदि परफेक्शनिस्ट वे में आएंगी तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमने क्रॉस कराया था, ये सभी को आता है। एक बार बना के देख लो जरा, एक बार बना के देख लो। फिर मैंने आपको ये रेशियो भी निकाल के बताए थे कि भाई इसमें रेशियो कितना आ रहा है राउंड एंड येलो का, 1:2:2:4। ये सब आपको आता है, सब आपको आता है। नहीं आता तो एक बार अभी निकाल के देखो। पहले एक बार ये डायहाइब्रिड क्रॉस बनाओ, एक बार जरा डायहाइब्रिड क्रॉस बनाइए, ये एक बार डायहाइब्रिड क्रॉस बनाइए। मैं जब तक बैठ जाता हूं, थक गया क्योंकि जम के। हर सब्जेक्ट में बेटा ऐसा ही है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। आप किसी एक बुक को उठा के यदि आप 5 बार कर लोगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया? आप एक बुक को उठा के 5 बार कर लोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो गया? आप केवल सर के नोट्स जो हैं, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो आपको एमआर सर पढ़ाते हैं, पंकज सर पढ़ाते हैं, आपको कोई भी पढ़ाते हैं, नोमेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको जो पढ़ाते हैं, चाहे आपको अमित महाजन सर पढ़ाते हैं, आपको सुधांशु सर पढ़ाते हैं, आप जिससे पढ़ते हो, याद रखना, आप जिससे पढ़ते हो, आप उस टीचर के यदि नोट्स को ही आप मल्टीपल टाइम्स कर लोगे, याद रखना आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, आप लालची होते हो, सीधे रैंक लाने की सोचते हो, जिससे सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए याद रखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप बिल्कुल और बिल्कुल सबसे पहले नोट्स पे कमांड करो। जब नोट्स आप मल्टीपल टाइम्स कर डालो, उसके बाद आप किसी और चीज पर आओ, आपको सब कुछ अच्छा होगा। समझ में आ गया? मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है नहीं करना है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो? एक चीज हमेशा याद रखो, हमेशा एक चीज याद रखो, हमेशा याद रखो, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर मत पेलो। समझ में आ रहा है? किसी और पर फ्रस्ट्रेशन मत डालो। समझ में आ रहा है? मैं कई बार ऐसे देखता हूं कि पता चले इंस्टाग्राम जस्ट ओपन किया, कंटिन्यूअसली बच्चे मैसेज करेंगे, सर ये किससे करें, ये किससे करें, ये किससे करें, ये किससे करें। और मान लो मैं उस पर मान लो कुछ और देख रहा हूं, या मान लो किसी का रिप्लाई कर रहा हूं, तो इतने पे आ जाएगा, पता चले फिर कुछ और बोलना शुरू कर देंगे अजीब तरीके का। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन। बेटा यदि तुम इस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर सकते हो, तुम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है, तुम इस जहर को पचा नहीं सकते हो, तो तुमको कुछ ऊपर बनने का अधिकार ही नहीं है, तुम कैलिबर ही नहीं है तुम में। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सबको आया है, तुमको आया है, हमको भी आया है, जो सिलेक्ट हुए उनको भी आया है, जिनको जो बोल रहे हैं ना नहीं आया वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, सबको आया है। इसको डाइजेस्ट करना सीखो, और यदि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो यहां पर तुम अपनी लाइफ से खेल रहे हो। समझ में आ गया? तुम अभी केवल अपने फ्यूचर से खेल रहे हो। जब तुम वहां पर डॉक्टर बन जाओगे तो तुम कितने सारे पेशेंट की लाइफ से रहोगे, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तुम उस प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए याद रखना, जो प्रेशर हैंडल कर पाएगा वही इस फील्ड में आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। इस बात को समझ लो। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो। तो जब प्रेशर आए तो समझ जाना कोई बात नहीं है, तैयारी हो रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन में जरा सा दर्द होता है,
होता है कि नहीं होता, लेकिन वही डिजीज हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये थोड़ा सा वैक्सीन है, बस ये समझ लो। वो भी सेकंड डोज समझ लो, फर्स्ट डोज भी नहीं, सेकंड में, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आ जाओ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आप देखना जरा, सीड शेप, सीड कलर, हमने क्या देखा कि राउंड जो है वो येलो के साथ भी जा रहा है, राउंड जो है वो ग्रीन के साथ भी जा रहा है, रिंकल जो है वो येलो के साथ में भी मिल रहा है, रिंकल जो ग्रीन के साथ में भी मिल रहा है। तो यहां से डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या मिल गया? डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या मिल गया? लॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दोनों का सेग्रीगेट होना इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन दोनों का सेग्रीगेट होना इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, when two pair of trait, this is the one pair of trait, this is the one pair of trait, this is the another pair of trait। भाई दो हैं एक पेयर, दो हैं एक पेयर, तो इन दोनों का अलग अलग होना इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। when two pair of traits are combined in a hybrid, then segregation of one pair of trait is independent on another pair of trait। इसको जरा फटाफट 5 बार इसको लिखो, लिखो इसको जरा जल्दी से लिखो। when two pair of traits are combined in a hybrid, then segregation of one pair of trait is independent on segregation of another pair of trait। बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। when two pair of traits are combined in a hybrid, when two pair of traits are combined in a hybrid, then segregation of one pair of trait is independent on segregation of another pair of trait। क्लियर हो गया? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? लिखो इसको जरा एक बार जल्दी से। बन जाएगा। तो आप देखना, ये वन पेयर ट्रेट है, ये सेकंड पेयर ट्रेट है। इन दोनों का अलग होना इन दोनों पर डिपेंड नहीं हो रहा है, इन दोनों का अलग होना इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ राउंड एंड रिंकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन सेग्रीगेशन ऑफ येलो एंड ग्रीन। क्लियर हो गया? इस तरीके से इसको बनाओ, ठीक है। इस चैप्टर को करने के बाद में हम पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया? इसके क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब कुछ बनने लगेगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर करेंगे। क्लियर है? फिर मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? हम पूरा 12th का रिवाइज करते हैं, उम्मीद में हम पूरा 11th का रिवाइज करते हैं, और फिर जो क्वेश्चन है उसके 11th वाले वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। समझ में आ गया? किस में कराऊंगा? क्लास में कराऊंगा। तो जब आप उम्मीद में मेरी क्लास अटेंड करने के लिए बैठो, तो ऐसे बैठना, एक रफ कॉपी पेन लेके बैठना। समझ में आ गया? रफ कॉपी पेन लेके बैठना, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलिए। एक बच्चा बोल रहा है थोड़े क्वेश्चन करा दीजिए। बेटा मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुमको डाउट है तो तुम लास्ट ईयर के ही महा रिविजन देख लो। मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा जितने क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन। आगे आ जाओ। तो आप मुझे बताओ, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आ जाओ, मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल का स्टेटमेंट क्या था? देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे हाफ हाफ बन गए, इससे हाफ हाफ बन गए। इसने क्या बोला कि ये जो फैक्टर्स है दे कंबाइन इन ऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। These factors combines in all permutation। ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो all permutation and combination factors combine in all permutation and combination। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? एक बच्चा पूछ रहा है उम्मीद कहां मिलेगा? उम्मीद कंपटीशन वाला चैनल पर मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से बता दूं, ये मेंडल का स्टेटमेंट आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना। मेंडल का स्टेटमेंट क्या है? आप देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मुझे बताओ, इससे अलग हो जाएंगे तो आधे गैमीट्स में कैपिटल आर जाएगा, आधे गैमीट्स में स्मॉल आर जाएगा, आधे गैमीट्स में कैपिटल वाई जाएगा, आधे गैमीट्स में स्मॉल वाई जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब जरा इसको क्या कर लें, इसे कंबाइन कर लें। कैपिटल आर प्लस हाफ स्मॉल आर प्लस क्या बना दें, हाफ गैमीट में स्मॉल आर जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, हाफ में कैपिटल वाई जा रहा है, हाफ में स्मॉल वाई जा रहा है। तो आप देखो जरा, यहां पर हम इसको जो कंबाइन करा रहे हैं, ये इससे भी कंबाइन हो रहा है इक्वली, ये इससे भी कंबाइन हो रहा है इक्वली। क्लियर हो गया?
ये इससे भी कंबाइन हो रहा है इक्वली, ये इससे भी कंबाइन हो रहा है इक्वली। तो इसका मतलब बताना जरा, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस फैक्टर्स कंबाइन इन ऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मेंडल का स्टेटमेंट क्या था, मुझे बताओ जरा। फैक्टर्स कंबाइन, ये देखो जरा, फैक्टर्स कंबाइन इन, फैक्टर्स कंबाइंस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनमें ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मेंडल दादा का स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट था, मेंडल दादा का स्टेटमेंट था। बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मुझे बताओ जरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आया। आप मुझे बताओ जरा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। यहां पर 3:1 का होल स्क्वायर कर दो, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक में ऐसा निकाल लो। फिर ये भी हम निकाल चुके, 1:2:2:4, 1:2, 1:2 और ये आ जाएगा 1। तो बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाक से मुझे बता दीजिए। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन ने। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। समझ में आ गया। जब तक आप इस चैप्टर की सारी डीपीपी सॉल्व कर डालिए, जब तक आप इस चैप्टर की सारी डीपीपी सॉल्व कर डालिए, मैं आपको इसका एनसीईआरटी डिस्कशन 1-2 दिन में भेज दूंगा। सारी डीपीपी का सॉल्यूशन भी इसका भेज दूंगा। तो आप जो है ना, आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि अभी आप जो आपके पास 4-5 दिन का, 5 दिन का आपके पास टाइम है, इस 5-6 दिन में आप कम से कम 1 हफ्ते टाइम आप इस चैप्टर को दीजिए। समझ में आ रहा है, किसको देंगे, इस चैप्टर को दो। जब ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी इसको टेस्ट में नहीं डाला था। इसको हम कब देंगे, जब ये स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज्यादा, तब टेस्ट में देंगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्या आएगा आपको, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्लियर हो गया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।